गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम सिलाई मशीन के बारे में पढ़ेंगे। सिलाई मशीन क्या होती है ये जानने से पहले हमें सिलाई मशीन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें या प्रारंभिक बातें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी हम आगे इस पे काम करने के में सक्षम बन पाते हैं। सिलाई मशीन जो है एक यांत्रिक उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को या कई चीज़ों को सिलने के काम आता है ना। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि आजकल तो सिलाई बहुत ज़रूरी है। बिना सिलाई मशीन के तो कोई काम होता ही नहीं है। सभी घरों में सिलाई मशीन अधिकतर पाई जाती है ना। तो आज हम यही सब आज सिलाई मशीन के बारे में जानेंगे। सिलाई मशीन एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो किसी वस्त्र या अन्य चीज़ों को परस्पर एक धागे या तार से सिलने के काम आती है। ये सिलाई मशीन जो होती है वो क्या है, एक यांत्रिक उपकरण है जिसमें बहुत सारे पुर्जे लगे हुए होते हैं जिसकी सहायता से वो चलती है ना। और वस्त्रों को हम एक साथ जोड़ पाते हैं, एक नया रूप दे पाते हैं। ये जो सिलाई मशीन होती है इसमें जब हम सिलाई करते हैं तो हमें एक धागे या तार की आवश्यकता होती है। इसका जो आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार प्रथम औद्योगिक क्रांति के समय में हुआ था। जब औद्योगिक के क्षेत्र में क्रांति आई हुई थी, सब उद्योग अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, तभी सिलाई मशीन के आविष्कार में भी एक औद्योगिक क्रांति आई थी। सिलाई मशीनों से पहनने के सुंदर कपड़े, छोटे बड़े बैग, चादर, पतली या मोटी रजाइयाँ सिली जाती है। सुंदर से सुंदर कढ़ाई की जाती है और इसी तरह बहुत कुछ किया जा सकता है। अब जो सिलाई मशीन है उसमें हम क्या क्या सिल सकते हैं। सिलाई मशीन की सहायता से हम बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े बना सकते हैं, सिल सकते हैं, है ना। उन्हें एक नया और सुंदर आकर्षक रूप दे सकते हैं। जो हम छोटे बड़े बैग यूज़ करते हैं हम वो बैग इस पे सिल सकते हैं। हम अपने घर में जैसे चादर, रज़ाई, तकिया कवर वगैरह जो यूज़ करते हैं उसको भी हम सिलाई मशीन की सहायता से सिल सकते हैं। और इसे सिलने के साथ साथ हम इस पे बहुत ही सुंदर सुंदर कढ़ाई की कर सकते हैं। जैसे कि हम छोटे छोटे फूल है, पत्तियाँ है, बेल बेल है, छोटे छोटे, ये हम उस पे आकर्षित उनको और आकर्षक बनाने के लिए इस पे हम सुंदर सुंदर कढ़ाई के टाके भी इस मशीन की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास। अब हर चीज़ का कोई ना कोई इतिहास होता है, एकदम से तो कोई चीज़ आ नहीं जाती है ना। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी नई चीज़ जब उसका आविष्कार होता है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे ही सिलाई मशीन को बनाते समय भी जिन लोगों ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब सिलाई मशीन सिलाई की प्रथम मशीन ए वाई सेल थॉल ने 1755 ईस्वी में बनाई थी। अब जो पहली सिलाई मशीन बनी थी वो कब बनी थी? 1755 ईस्वी में बनी थी। इसकी सुई के मध्य एक छेद तथा दोनों सिरे नुकीले थे। अब जो पहली सिलाई मशीन बनी थी उसमें जो सुई का इस्तेमाल किया गया था उसके जो सिरे थे, छेद थे, उसके दोनों तरफ दोनों सिरों पर न्यूक्लियर न्यूक्लियर सिरा था, है ना। और 1790 ईस्वी में जो थॉमस एडिसन ने दूसरी सिलाई मशीन का आविष्कार किया था, इसकी जो सिलाई मशीन थी उसमें जो सुई का इस्तेमाल किया गया था, है ना, वो कैसी थी? इसमें मोची के सुई की भांति एक सुआ कपड़े में छेद करता था। भरी चरखी धागे को छेद के ऊपर ले जाती और एक कांटेदार सुई इस धागे का फंदा बना नीचे ले जाती, जो नीचे एक हुक में फंस जाता था। अब क्या हुआ कि जब थॉमस एडिसन ने दूसरी सिलाई मशीन का आविष्कार किया तो उनकी जो सिलाई मशीन में जो सुई लगी थी वो कैसी थी, जैसे मोची जो होते जो हमारे जूते चप्पल सिलते हैं उनके पास जो सूजे का वो इस्तेमाल करते तो आपने देखा होगा उसमें एक हुक टाइप का बना होता है। जैसे वो चप्पल के दोनों सुए को चप्पल में टोचता है, ले जाता है और फिर धागे को उस नोक में फंसा के ऊपर खींच लेता है और फिर ऊपर के धागे से उसको क्या करता है, बांधते हुए चलता है एक फंदा बना के। तो ऐसी ही उसकी सिलाई मशीन में भी एक ऐसी ही सुई लगी हुई थी जो क्या करती थी कि सुई जैसे ही नीचे जाती थी
तो जो नीचे का धागा था चरखे से सीधे उस सुई में फंसकर ऊपर आ जाता था और फिर नीचे का धागा जो है उस सुई में फंसकर नीचे जाता था और इसी तरह एक फंदे का निर्माण होता था। और जब फंदा बन जाता था तो एक चेन जैसी उसमें बनते चली जाती थी। जैसे जैसे कपड़ा जो था, अब क्या हुआ कि कपड़ा आगे सरकता और इसी भांति का दूसरा फंदा नीचे जाकर पहले से फंस जाता था। अब जैसे कपड़ा आगे सरकता था सिलते जाता था, वैसे ही जो पहले फंदे में से धागा निकल के दूसरे फंदे में फंस जाता था और फिर इसी तरह सिलाई आगे बढ़ती जाती थी। हुक पहले फंदे को छोड़ देता था और दूसरे फंदे को पकड़ लेता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसी सिलाई आगे बढ़ती थी तो जो हुक रहता था वो पहले फंदे को छोड़ के दूसरे फंदे में फंस जाता था और इसी तरह धीरे धीरे सिलाई होते चली जाती थी। और वो सिलाई एक चैन के आकार की, जैसे आपने चैन देखी होगी, तो चैन के आकार की एक दूसरे में फंसते हुए आगे होती थी। यदि सैंट को उस नोक में छेद का विचार आ जाता तो कदाचित उसी समय आधुनिक मशीन का आविष्कार हो जाता। अब सैंट को अगर उस समय ये विचार आ जाता कि उस हुक के, जो उसने सुई में हुक बनाया था, उस हुक की जगह अगर वो उस सुई में एक छेद दे देता तो सिलाई जो होती वो और आसान हो जाती और जो आधुनिक सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ था, है ना, वो आविष्कार उसी समय हो जाता, पर उस समय ऐसा नहीं हो पाया। अब आगे देखते हैं सिलाई मशीन का आविष्कार, वास्तविक आविष्कार जो हुआ था। जो अब दोनों लोगों ने तो सिलाई मशीन का आविष्कार किया मगर कुछ ना कुछ उसमें खामियां थी। अब जो वास्तविक सिलाई मशीन बनी वो कब बनी, तो वास्तविक सिलाई मशीन जो है उसका आविष्कार एक निर्धन दर्जी था जो बहुत गरीब था और सिर्फ कपड़े सिल के ही अपना जीवन यापन करता था। दर्जी था वो पेशे से। उसने सेंट एंटनी निवासी बार्थलेमी थिमानियर ने किया था। इसका पेटेंट सन 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। अब इसने जब वो सिलाई मशीन बनाई तो 1830 में फ्रांस में इसका पेटेंट तैयार हुआ था। पहले यह मशीन लकड़ी से बनी हुई थी। कुछ दिन पश्चात ही कुछ लोगों ने इस संस्थान को तोड़-फोड़ डाला जहां यह मशीन बनती थी और आविष्कारक कठिनाई से जान बचाकर सन 1845 ईस्वी में इसने उसने सबसे बढ़िया सिलाई मशीन का दूसरा पेटेंट कर लिया। अब क्या हुआ कि जब उसने सिलाई मशीन बनाई उस समय, तो पहले की सिलाई मशीन उसने जो बनाई वो लकड़ी से बनाई हुई थी, लकड़ी से बनती थी और उसी प्रकार की सिलाई मशीन का आविष्कार वो एक संस्थान में करता था। जहाँ कुछ लोगों ने क्या किया कि कुछ समय, जब वो सिलाई मशीन बनी कुछ समय पश्चात ही लोगों को ऐसा लगा कि जो भी उनके मन में आया हो तो उनने उसके संस्थान पर तोड़फोड़ करी और उस आविष्कारक को अपनी जान बचाकर वहां से जाना पड़ा। उसके बाद उस आविष्कारक ने 1845 ईस्वी में बढ़िया सिलाई मशीन का दूसरा पेटेंट तैयार किया जो 1848 में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पेटेंट ले लिया। और फिर उसने जब ये आविष्कार किया तो 1848 में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से ही इसको मंजूरी दिला दी, अप्रूव करवा दिया और तब मशीन लोहे की हो चुकी थी। लेकिन पहले उसने लकड़ी की बनाई थी। बाद में जब उसने इंग्लैंड और अमेरिका दोनों से पेटेंट ले लिया तो उसने फिर उस मशीन को लकड़ी की जगह लोहे का निर्माण किया, लोहे की मशीन का निर्माण किया, लोहे से उसको तैयार किया। सन 1849 ईस्वी में एलान वी विल्सन ने स्वतंत्र रूप से दूसरा आविष्कार किया। अब ये मशीन बन चुकी थी। उसके बाद सन 1849 ईस्वी में जो एलान वी विल्सन ने स्वतंत्र रूप से, यानी किसी का वो नहीं लिया, खुद स्वयं उसका आविष्कार किया। उसने एवं एक घूमने वाले तथा घूमने वाली बाइबिन का आविष्कार किया जो हिलर और विल्सन मशीन का मुख्य आधार था। जो हिलन और विल्सन मशीन जब उसने बनाई तो उसने जो बाइबिन उसमें यूज करी वो कैसी करी, जिसमें घुमाव होता था, जो मशीन के चलने पर घूमती थी। सन 1850 ईस्वी में विल्सन उसने पेटेंट करवाया और उसने 1850 में विल्सन ने उसे पेटेंट करवा लिया। इसमें कपड़ा सरकाने वाला 4 गति का यंत्र जो प्रत्येक शिविर के बाद कपड़ा सरका देता था। और उसमें जो यंत्र लगे थे वो कैसे थे, गति के 4 यंत्र लगे थे जो कपड़े को क्या करते थे, एक सिलाई जैसी होती थी वैसे ही वो कपड़े को आगे सरका देते थे।
उसी समय ग्रोवर ने दोहरे श्रृंखला सीविन सीवन की मशीन आविष्कार किया, जो ग्रोवर एंड ब्रेकर मशीन का मुख्य सिद्धांत है। उसके बाद जो हुआ वो उसी समय जो ग्रोवर ने दोहरी श्रृंखला यानी 2 प्रकार की श्रृंखला का मशीन का आविष्कार किया। ग्रोवर एंड बेकर मशीन का मुख्य सिद्धांत है, जो ग्रोवर एंड बुकर मशीन थी उसका मुख्य सिद्धांत दोहरी शिवन थी। 1856 ईस्वी में एक किसान गिबर्स ने श्रृंखला सीवी की मशीन बनाई, जिसका बाद में विल्कास ने सुधार किया और जो गिल्ड विल्कास के नाम से प्रख्यात हुई। अब तो इसका बहुत कुछ सुधार हो चुका था। अब जब गिल्ड विल्कास ने इस मशीन में कुछ सुधार किया, दोहरी श्रृंखला का इस्तेमाल किया और इस मशीन को और ज़्यादा सुविधाजनक और लोगों के लिए जो सुविधा का से काम कर सके ऐसी मशीन का आविष्कार किया। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ। भारत में, अब यहाँ तो हम विदेश की बात कर रहे थे कि विदेश में सिलाई मशीन का आविष्कार कब कब हुआ, इसमें क्या क्या नए फीचर्स जुड़े, उनने किस तरीके से इसका आविष्कार किया, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारे भारत में सिलाई मशीन कब आई और इसमें क्या क्या नए चीज़ें जुड़ के आई और क्या सुविधाजनक हमारे लिए बनाया गया इसमें। अब भारत में भी 19वीं शताब्दी के अंत तक सिलाई मशीन आ गई थी। अब भारत में भी 19वीं सदी का अंत नहीं होता उसके पहले ही सिलाई मशीन आ गई थी। इसमें 2 मुख्य थी, अमेरिका की सिंगर तथा इंग्लैंड की पफ मशीन। स्वतंत्रता के बाद भारत में भी मशीनें बनने लगी, जिसमें उषा मुख्य तथा बहुत उन्नत है। सिंगर के आधार पर मेरिट भी भारत में ही बनने लगी। अब क्या हुआ कि पहले तो हमारे भारत में विदेश से मशीन आती थी, है ना। उसके बाद अमेरिका की सबसे पहले हमारे भारत में कौन सी मशीन आई, एक तो अमेरिका से आई सिंगर मशीन और दूसरी आई इंग्लैंड से पफ मशीन। उसके बाद जब हम, पहले तो हमारा देश आप सभी को पता है कि गुलाम था, आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, उसके बाद हमारे भारत ने भी इतनी उन्नति करी, प्रगतिशील हुआ और भारत में ही मशीनों का निर्माण करना उनने चालू कर दिया। तो जब भारत में मशीन बनी तो सबसे पहले उषा नाम की मशीन बनी, जो बहुत ही अच्छी थी, उन्नत थी, जो काम को आसान बना देती थी। और इसी के आधार पर, सिंगर के आधार पर ही मेरिट नाम की भारत में एक और मशीन का निर्माण हुआ। अब देखेंगे कि भारत में जो मशीन बनी वो कहाँ बनी थी। भारत में जो मेन चीज़ ये है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि भारत में पहली सिलाई मशीन कहाँ बनी थी, किस सन में बनी थी, है ना। तो हम देखेंगे कि भारत में 1935 में कोलकाता में के एक कारखाने में उषा मशीन नाम की पहली मशीन बनी थी। तो हमारे भारत में सबसे पहली मशीन कौन सी बनी थी, उषा। और ये कब बनी थी, 1935 में। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मशीन के सारे पुर्जे जो थे वो भारत में ही बने। अब जो उषा मशीन भारत में बनी तो उसके जितने भी उसमें पुर्जे इस्तेमाल हुए, पार्ट्स लगे, वो सब भी कहाँ बने थे, भारत में ही बने थे, कहीं और से नहीं मंगवाए गए थे। अब तो भारत में ही तरह तरह की सिलाई मशीनें बनती है, उन्हें विदेशों में बेचा जाता है। अब पहले ऐसा था कि हम भारत में जो भी सामान बुलाते थे, मशीन वगैरह, ये विदेश से आती थी। लेकिन अब भारत भी इतना उन्नत हो गया और नई नई टेक्निक आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, जिसके कारण भारत में ही अच्छी अच्छी कंपनियों की अच्छी अच्छी डिज़ाइनर मशीनें बनने लगी। और अब भारत जो है वो अपने यहाँ मशीन बना के बाहर विदेशों में भी भेजता है। यानी भारत की जो मशीनें होती है उसमें भी इतनी ज़्यादा, वो भी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, उसमें इतनी सुविधाएं होती, इतने फीचर्स होते हैं कि अब विदेशों में भी भारत की जो मशीनें हैं भारत में बनती है वो विदेशों में बेचने के लिए जाती है। इसके बाद हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि सिलाई मशीन के प्रकार। अभी तक तो आपने सिलाई मशीन का इतिहास देखा, कैसे बनी, उसमें क्या क्या खामियां थी, उसमें क्या क्या और वो किया गया, लाया गया, सुधार लाया गया। अब इसके बाद देखेंगे कि हम सिलाई मशीन के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो
सिलाई मशीन के बहुत प्रकार होते हैं, इसमें हम कुछ प्रकार देखेंगे। इंसान की ज़रूरतें बढ़ती गई, इसके बाद सुंदर और सुडौल दिखने की चाह भी बढ़ती गई। सुंदर दिखने के लिए सुंदर आकर्षक पहनावे पर ध्यान दिया जाने लगा। इस तरह सिलाई मशीन नए नए काम करने की खोज होती रही। सिलाई मशीन पर नए नए डिज़ाइन बनने लगे। अब सिलाई मशीन वह तमाम काम कर सकती है जो हम सोच भी नहीं सकते। सिलाई मशीनें मशीनें हाथ पैर या मोटर से चलती है। अब कई प्रकार की सिलाई मशीन बनती गई। अब पहले तो सिंपल, जब सिलाई मशीन नहीं थी तो लोग घर में हाथ से कपड़े सिल के पहनते थे, हाथ से टाके लगाते थे। जैसे कपड़े फट जाते थे या कुछ खराब हो जाते थे तो हाथ से सारा काम करते थे। लेकिन जब सिलाई मशीन बनी, लोग सिलाई मशीन पे सिलाई करने लगे और देखने लगे कि उसकी सिलाई मजबूत सुंदर दिखती है, तो धीरे धीरे मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। जब कहते हैं ना कि इंसान को जितना मिलता है उससे और ज़्यादा की चाह करता है, अच्छे की चाह करता है, तो इसी तरीके से फिर इंसान की और ज़रूरतें बढ़ने लगी। वो अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए अच्छी अच्छी डिज़ाइन के, अच्छे अच्छे तरीके के कपड़े पहनने लगा और आकर्षक पहनावे पहनने लगा। जैसे कि आप लोग अभी पहनते हो, है ना, एक से एक अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े पहनते हो, हर प्रकार के डिज़ाइन के, कलर के, ताकि आप अच्छे दिखो, सुंदर दिखो। तो ऐसी लोगों की चाह बढ़ने लगी। और फिर क्या होने लगा कि इस तरह सिलाई मशीन में भी फिर जब डिमांड बढ़ने लगी तो आगे लोग जब सिलाई मशीन का निर्माण करने लगे तो उसमें और नए नए फीचर डालने लगे, नए नए फंक्शन डालने लगे, उसमें और सुधार करने लगे कि जिससे आपके जो कपड़े हैं वो सुंदर सिल सके, डिज़ाइनर सिल सके, है ना। पहले जो गोल गला, चौखट गला होता था, अब हम गले में डिज़ाइन डालने लगे, है ना। तो इस तरीके से और नया कुछ आविष्कार हुआ, है ना। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि सिलाई मशीन पहले क्या हाथ पैर और मोटर दोनों तीनों चीज़ों से चलती थी। पहले जब बिजली नहीं थी तब हम हाथ की सिलाई मशीन से सिलाई करते थे। फिर थोड़ी सी उसमें सुधार आया तो हम पैरों से सिलाई मशीन को चलाने लगे। फिर थोड़ा सुधार हुआ तो फिर ऐसी मशीन आने लगी जो बिजली से चलने लगी, मोटर से चलने लगी, है ना, जिसको चलाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आप यहाँ पर कुछ सिलाई मशीनों की पिक्चर देख रहे होंगे, जिसमें आप ये फर्स्ट वाली देख रहे हो, है ना। ये है हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन। जब पहली सिलाई मशीन बनी तो वो इस तरीके की होती थी जो हाथ से चलती थी, जिसमें एक हैंडल होता था। एक हाथ से कपड़े को पकड़ के रखा जाता था और दूसरे हाथ से हैंडल को चलाया जाता था और फिर कपड़े की सिलाई की जाती थी। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड आई फिर पैर से चलने वाली सिलाई मशीन, है ना। फिर सेकंड आई पैर से चलने वाली सिलाई मशीन, जिसमें एक पैडल होता था, नीचे स्टेन होता था, ऊपर सिलाई मशीन उसमें फंसी होती थी, जिसको हम पैर से आराम से दबा के चला सकते थे और हम कपड़े को भी आसानी से पकड़ सकते थे। दोनों हाथों से कपड़ों को पकड़ते थे तो सिलाई और ज़्यादा सुविधाजनक बन गई। और पैरों से चलाने लगे तो हाथों में भी दर्द नहीं होता था, पैरों से आराम से वो चल जाती थी। ठीक है। उसके बाद फिर आई मोटर से चलने वाली सिलाई मशीन, जिसमें जो व्हील होती थी, जो चक्का होता था मशीन का, उसको एक बेल्ट की सहायता से मोटर में जोड़ दिया जाता था और मोटर को बिजली से कनेक्ट कर दिया जाता था, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से उसको हल्के से पैर के फुट से, पैर की उंगलियों के तरफ के भाग से उसको हल्का सा दबाते थे तो मशीन अपने आप चलने लगती थी, जिससे और ज़्यादा हमारी मेहनत की बचत हुई और हम कपड़े को आसानी से पकड़ के चलाने लगे, है ना, और ज़्यादा स्पीड से चलने लगी। उसके बाद फिर आई फैशन मेकर। ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ मशीन क्या आई, फैशन मेकर। इसमें बहुत सारे फीचर जोड़े गए। इसमें कढ़ाई वगैरह होती थी, इसमें सिलाई मशीन को चलाने की बहुत ज़्यादा सुविधा होती थी। फिर उसमें पहिए की आवश्यकता नहीं होती थी। इसको इस मशीन को फैशन मेकर मशीन को हम किसी भी स्टूल या बेंच या टेबल पर रख के आराम से सुविधाजनक बैठकर आराम से चलाने लगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम घरेलू सिलाई मशीन। अब घरेलू सिलाई मशीन क्या होती है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, घरेलू यानी जो हम घर में उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर सभी लोगों के यहाँ घरेलू सिलाई मशीन होगी, जिसमें हम घर के रात दिन के जो हमारे कपड़े होते हैं वो सिलते हैं। चादर है, तकिया कवर है ना, पर्दे है, इसको सिलने के लिए हम घर में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रारंभिक दिनों में यह मूल रूप से एक एकल सुई हाथ से संचालित सिलाई मशीन थी और बाद में एक विद्युत संचालित मशीन सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया। अब जो प्रारंभ में हम मैंने जैसे अभी आपको बताया
ये एकल सिलाई मशीन थी, इसमें एक ही व्यक्ति बैठकर या एक ही तरीके से इसको चलाया जाता था, एक ही सुई होती थी इसमें, और इसको हाथ से संचालित किया जाता था। एक हाथ से उसका चक्का चलाया जाता था पैडल से और चक्के से। और उसके बाद फिर सिलाई मशीन में थोड़ा सा सुधार हुआ तो ये विद्युत से, बिजली से चलने लगी। ठीक है ना, बिजली से चलने वाली मशीन का आविष्कार हो गया, जो हमेशा बाजार में मुख्य धारा रहा है। अब ठीक है, तो इसमें फिर क्या हुआ कि बाजार में ये मशीन ज़्यादा बिकने लगी, धारा में आ गई कि बाजार में अधिकतर विद्युत सिलाई मशीन ही चलने लगी। इसके तंत्र और सिलाई के रूप में इसे लगभग जे ए प्रकार, जे बी प्रकार, जे जी प्रकार और जे एच प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब क्या हुआ कि ये जो सिलाई मशीन आई इसमें अलग अलग फीचर थे, तो जिस टाइप के इनके फीचर थे, जिस प्रकार से ये काम करती थी, उस प्रकार से इनको कई प्रकार से इनको वर्गीकृत कर दिया गया। जैसे जे ए प्रकार की मशीन, जे बी प्रकार की मशीन, जे जी जे जी प्रकार और जे एच प्रकार की वर्गीकृत हो गया। नीचे दी गई तस्वीरें एक प्रकार की घरेलू सिलाई मशीन जे जी प्रकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मल्टी फंक्शन मशीन दिखती है। अब आप देखेंगे कि क्या होता है कि जो सिलाई मशीन उसमें बहुत सारा फिर नए नए फीचर जुड़ के आए, उसमें बहुत सारे फंक्शन आए। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि सिलाई मशीनों में और ज़्यादा सिलाई मशीन की वैरायटी आने लगी, फंक्शन जुड़ के आने लगे, ये इलेक्ट्रिक से चलने लगी और घर में भी फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद है औद्योगिक सिलाई मशीन। अब औद्योगिक सिलाई मशीन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, औद्योगिक मतलब जो उद्योगों में इस्तेमाल होती है, जो बड़े तौर पे बड़े पैमाने पर जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, अधिकांश औद्योगिक सिलाई मशीनें सामान्य सिलाई मशीनें हैं, जिस जिस जिनमें सिलाई मशीन, चैन सिलाई मशीन, प्लेटिंग मशीन और लैक मशीन और खिंचाव सिलाई मशीन शामिल है और सिलाई मशीन की उच्चतम उपयोग दर है। अब औद्योगिक सिलाई मशीन जो होती है इसमें बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े तौर पर जब उत्पादन होता है, सिलाई होती है की जाती है, वहाँ पर इन मशीनों का इस्तेमाल होता है। इसमें जो है वो चैन सिलाई मशीन है, प्लेटिंग सिलाई मशीन है और लेग सिलाई मशीन है, खिंचाव सिलाई मशीन है। ये विभिन्न प्रकार की सिलाई मशीनों का इसमें उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि सिलाई कैसे होती है। अब तो हमने देख लिया अभी तक कि सिलाई मशीन किस टाइप से होती है, उसके क्या प्रकार होते हैं, उसका क्या उपयोग होता है, हम कैसे सिलाई करते हैं, कितने प्रकार की होती है। उसके बाद देखेंगे कि सिलाई कैसे होती है। सिलाई मशीन की सिलाई में 3 प्रकार के स्विन उपयोग में आते हैं। अब सिलाई मशीन जब हम करते हैं तो 3 प्रकार से सिलाई मशीन करते हैं, एकहरा श्रृंखला सिविन, दोहरा श्रृंखला सिविन और दोहरी बखिया। अब पहले में हम देखेंगे कि एकहरा सिलाई श्रृंखला सिविन जो होती है उसमें प्रथम में एक धागे का प्रयोग होता है और अन्य में दो धागे उपयोग और नीचे साथ साथ चलते हैं। अब जो एकहरा सिलाई मशीन होती है उसमें सिर्फ एक धागा चलता है ना, एक ही धागे से सिलाई होती है। और जो दोहरी होती है उसमें क्या होता है कि ऊपर और नीचे दोनों का जो धागा है वो साथ में चलता है, दोनों का जो है वो साथ में ही चलता है। सिलाई मशीन के विभिन्न भागों के कार्य। अब जो सिलाई मशीन होती है वो कई भागों से मिलकर बनी होती है ना। तो हम जो सिलाई मशीन का उपयोग करते हैं उसके कई भाग होते हैं, उनके भागों के सबके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारा शरीर होता है जो विभिन्न प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है ना, सबके अपने अपने कार्य होते हैं, हाथ पैर नाक कान मुंह। उसी तरीके से सिलाई मशीन में भी जो पार्ट्स होते हैं उनका भी सबका अलग अलग काम होता है। सिलाई मशीन को चलाने में सब अपना अपना सहयोग देते हैं, सबके कुछ जो काम होते हैं सब अपने अपने काम को निरंतर करते हैं। अगर इसमें से एक भी पार्ट्स जो है, भाग है, वो अगर अच्छे से काम नहीं करे तो जो हमारी सिलाई मशीन है वो अच्छे से काम नहीं करती है और हमारी जो सिलाई मशीन है उस पर सिलाई अच्छी नहीं आती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि सिलाई मशीन के जो भाग होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, पहला है आपका
पैर पैडल। पैर पैडल जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जो पैरों में होता है। पैडल जैसे साइकिल में पैडल होता है और हम पैडल चलाते हैं तो साइकिल आगे बढ़ती है ना, उसी तरीके से मशीन में भी जो पैडल होता है, जब हम इसको पैरों से चलाते हैं तो क्या होता है कि हमारी मशीन चलती है और कपड़े को सिलते हुए चलती है, ठीक है ना। उसके बाद है, यह मशीन की गति को नियंत्रित करता है। जो पैडल होता है वो जो मशीन की गति है, कितने स्पीड से चलाना है, कितने तेज चलाना है, कितने स्लो चलाना है यानी धीरे चलाना है, इसको हम अपने पैरों से ही नियंत्रित करते हैं। इस पे इसका संतुलन बना रहता है हमारा, जो उस पर लगाए गए बल पर निर्धारित करता है। अब जितनी ताकत से आप उसको दबाओगे उतनी वो तेज चलेगी, जितने धीरे चलाओगे उतनी धीरे चलेगी, है ना। लेकिन यह का उच्च गति वाली मशीनों का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, क्योंकि मशीन की गति को एक एकल समायोजन द्वारा सेट किया जा सकता है और सिलाई मशीन का स्टार्ट और स्टॉप फिर एक बटन के धक्का के साथ नियंत्रित होता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ना, ये तो जो पैडल होता है उस पे हम ये कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक जो उच्च गति वाली होती है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड वाली सिलाई मशीनें होती है, वो इसका अनिवार्य हिस्सा नहीं होती, क्योंकि उसका जो है हम उसको एक लीवर से, एक बटन से उसको कम ज़्यादा हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है हाथ पहिया। हाथ पहिया, इसका उपयोग सिलाई सुई को धीरे धीरे ऊपर उठाने और कम करने के लिए किया जाता है। जो हाथ पहिया होता है, जो हाथ से हम मशीन चलाते हैं, है ना, उसका जो पहिया होता है उसमें जो सिलाई होती है, उसकी जो सुई हम अपने हाथों पर निर्भर करता है, हम उसको कितना सुई को धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं, कितना नीचे कर रहे हैं, ये हमारे हाथ के पहिए पर निर्भर करता है, ताकि सुई के नीचे स्थित कपड़े को बेहतर सुई के नीचे स्थित कपड़े को बेहतर नियंत्रण प्रदान किया जा सके। पहिए के अंदर तैनात क्लच नॉब एक सेफ्टी फीचर के रूप में काम करता है। अब क्या है कि जो हमारे सुई के नीचे जो कपड़ा होता है ना, उस पे हम कैसे नियंत्रण रखते हैं, ये वो जो हाथ का पहिया होता है वो निर्धारित करता है कि हम अपने कपड़े को कैसे बेहतर नियंत्रित कर सकते हैं। पहिए के अंदर नीचे क्लच नॉब एक सेफ्टी फीचर के रूप में काम करता है। जो हाथ का पहिया होता है ये उसी फीचर की तरह काम करता है, जिससे हम अपने कपड़े को, सुई को नियंत्रित कर सके और कपड़े को आसानी से सिल सके। यानी जब नॉब को बाहर निकाला जाता है तो यह एक बाइबिन को वाइंडर करते समय सुई को ऊपर और नीचे के जब करने से बचाता है। तो जब हम बाइबिन इसको जब हम ऊपर कर देते हैं तो क्या होता है, इसके जो सेफ्टी फीचर होते हैं इसमें, यानी जब नॉब को बाहर निकाला जाता है, जब एक नॉब रहती है इसमें जिसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो क्या होता है, बाइबिन को वाइंडर करते समय जब हम बाइबिन को भरते हैं तो सुई को ऊपर नीचे नहीं होने देता है, ये सुई को क्या करता है, स्थिर रहने देता है और सिर्फ वाइंडर पे बाइबिन को हम आसानी से भर सकते हैं। जब हम इसे क्या करते हैं, नीचे करते हैं, जब बाइबिन भराती है और इधर की जो सुई है वो नहीं चलती, तो ये हम कहाँ से ये करते हैं, हाथ पहिए के पास जो व्हील लगी होती है, जो हाथ पहिया होता है, वहां से हम इसको नियंत्रित करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है स्पूल पिन। अब स्पूल पिन और धारक, इस यह सिलाई धागा रखता है। इसके अलावा सिलाई धागा दिशा को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह मशीन के माध्यम माध्यम में माध्यम से जाता है। अब यह हो स्पूल पिन। स्पूल पिन क्या होती है, स्पूल पिन ये देखिए आपको यहाँ नजर आ रही होगी, ये है ना, जो हमारी धागे की रील होती है, जहाँ पर हम जिस पिन पे, स्पूल पिन पे हम धागे की रील को स्थाई करते हैं, वहाँ से क्या होता है, धागा फिर इधर उधर कहीं नहीं होता, पिन वहाँ पर धागे की जो रील होती है वो वहाँ पर स्थायी रूप से लग जाती है। वहाँ से धागे को हम आसानी से निकालते हैं धागे को और फिर सुई में पिरोते हैं, ठीक है। और इसी के माध्यम से हम धागे का जो है वो धागे की दिशा को निर्धारित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ है
बाइबिन वाइंडर। अब बाइबिन वाइंडर क्या होता है? बाइबिन वाइंडर जहाज पे हम जो हमारा पहिया होता है मशीन का, वहाँ पर एक पिन लगी होती है जिसमें हम बाइबिन जो होती है उसको वहाँ पर फिट करते हैं और जिसकी सहायता से हम बाइबिन में आसानी से धागा भर सकते हैं। इसका उपयोग खाली बाइबिन पर बॉबिन धागे को हवा देने के लिए किया जाता है। बाइबिन वाइंडर मशीन के शीर्ष या दाएं ओर स्थित होता है। या तो बाइबिन वाइंडर जो मशीन होती है उसके शीर्ष पर स्थापित होता है या फिर नीचे की तरफ स्थापित दाईं ओर स्थापित होता है शीर्ष के ऊपर। तो इससे बाइबिन जो है उसके धागे को हवा भी मिलती है और बाइबिन में धागा भरने के भी काम आता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा तनाव डिस्क। क्या है? तनाव डिस्क। अब तनाव डिस्क मतलब क्या होता है कि धागा कहाँ से ढीला हो रहा है, कहाँ टाइट हो रहा है, धागे को हमें सिलाई करते समय में कितना टाइट धागा चाहिए, कितना लूज धागा चाहिए, तो यहाँ से हम तनाव डिस्क से उस पर नियंत्रित करते हैं। उससे हम निर्धारित करते हैं कि हमारा जो धागा है उसका टेंशन कितना होना चाहिए, तनाव कितना होना चाहिए। धागा तनाव सिलाई के ढीलेपन या दृढ़ता को निर्धारित करता है। तनाव डिस्क मशीन सुई के लिए वर्दी फिट के लिए धागे पर लागू दबाव को नियंत्रित करता है। टेंशन डिस्क का मुख्य कार्य धागे सुई को धागा रखे। तो क्या होता है कि ये जो डिस्क होती है हमारी तनाव डिस्क होती है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हम धागे को जब लाते हैं, धागे के प्रभाव को विनियमित करे, सिलाई में चिकनाई बनाए रखे। तो इससे तो इससे क्या होता है, धागे को हम जब इस डिस्क में लाते हैं, जो आपको ये दिख रही है ना, ये यहाँ पे, इससे जब हम धागे को फंसाते हैं तो यहाँ से धागा टाइट होता है। ये जो स्क्रू दिख रहा है आपको, ये स्क्रू है ना, इस स्क्रू की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको उसके प्रेशर को कम या ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे धागा ढीला या टाइट आता है। और धागे के टेंशन पे ही हमारी जो सिलाई होती है वो निर्भर होती है। जब धागे का टेंशन अच्छी तरीके से रहता है, सही रहता है, तभी हमारे जो कपड़े की सिलाई है वो ठीक तरीके से आती है। अब जो टेंशन डिस्क होती है वो दो प्रकार की होती है, जैसे कि डायरेक्ट टेंशन डिस्क। टेंशन डिस्क दो प्रकार की होती है, जैसा कि डायरेक्ट टेंशन डिस्क और इनडायरेक्ट टेंशन डिस्क। दो प्रकार में प्रेशर डिस्क और टेंशन डिस्क। उसके बाद थंब नट होता है, टेंशन माउंटेन बार और प्रेशर रिजिट यूनिट जैसे भाग इसमें होते हैं। उच्च गति और आधुनिक मशीनों पर इस पर स्नातक किए गए अंकों के साथ तनाव डायल का उपयोग तनाव को अलग करने के लिए किया जाता है। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो प्रेशर डिस्क है ना, टेंशन डिस्क है, थंब नट है, फिर ये टेंशन माउंटिंग है, प्रेशर रिजिट है। तो ये सारी चीज़ें जो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, इसको सही करके रखते हैं, तब हमारी मशीन का जो धागा है वो बहुत अच्छे से आता है और हमारी जो सिलाई है वो बहुत सुविधाजनक बन जाती है। उच्च गति और आधुनिक मशीनों पर इस पर स्नातक किया गए जो अंक है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इससे ही हम इसको क्या करते हैं, संचालित करते हैं। इसमें जो संख्या दी हुई है, जब हम इसको अच्छे से कर पाते हैं, इसका जो टेंशन स्प्रिंग है, थंब नट है, ये सारी चीज़ों को जब हम मशीन में एकदम सही तरीके से रखते हैं, उसमें जो भी खराबी आती है उसको सुधारते रहते हैं, तब इसका जो ये जो काम करता है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सिलाई भी इसमें बहुत अच्छे से आती है। जब तनाव को सही ढंग से समायोजित किया जाता है तो सिलाई लाइन सीधे और यहाँ तक कि कपड़े के दोनों ओर होगी।
जब ये सारी चीज़ें हम टेंशन डिस्क से बिल्कुल सही तरीके से रखते हैं, अच्छे से तनाव डिस्क को रखते हैं, तो ही हमारी जो सिलाई है वो दोनों साइड से बहुत अच्छे से आती है और कपड़ा भी अच्छे से सिलता है और ख़राब नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है वो है सुई और सुई दबाव। अब इसमें हम देखेंगे कि सुई बार में फिट हो, हो, होती है, जो इसे छोटे स्क्रू के साथ रखती है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या होता है, सुई फिट होती है। क्या फिट होती है? सुई। जहां पर हम सुई को फिट करते हैं, जिसके जो पॉइंट होते हैं सॉरी, इसके जो पॉइंट होते हैं उसको मिला के जब हम इस स्क्रू में सुई को फिट करते हैं और क्लैंप से इसके स्क्रू से इसको क्या करते हैं, स्क्रू का उपयोग करके से सुई को बिल्कुल सही दिशा में फिट करके सुनिश्चित कर ले कि ये सुई बिल्कुल ठीक से फिट हुई है या नहीं, कहीं टकरा तो नहीं रही है, ज़्यादा ऊपर तो नहीं होगी, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गई है। ये सब चीज़ें सुनिश्चित करके हम इसे क्लैंप से क्या करते हैं, इसे कस देते हैं। और जब हम इसे कस देते हैं तो क्या होता है कि सुई हमारी वहां पर व्यवस्थित लग जाती है। ठीक है, उसके बाद है टेकअप लीवर। अब टेकअप लीवर क्या होता है, जो ये है हमारा टेकअप लीवर। ठीक है, सॉरी, इसमें टेकअप लीवर ये नहीं हो पाया है, पिक्चर नहीं आ पाई है इसकी। टेकअप लीवर सिलाई गठन के दौरान ऊपर और नीचे चलता रहता है ताकि लूप बनाते समय अतिरिक्त धागा प्रदान किया जा सके। जो टेकअप लीवर होता है इसमें धागा फंसा होता है ना, और जब हम इसे चलाते हैं मशीन को, तो ये जो टेकअप लीवर होता है ये ऊपर नीचे होता है, जिससे कि जो कपड़ा है वो उस पे जो धागे होते हैं वो बहुत अच्छे से सिलाई कर सके। और सिलाई सेट करने के बाद प्रत्येक सिलाई के बाद सुई धागा वापस ले सके। जैसे कि टेकअप लीवर से जब धागा आता है तो जो टेकअप लीवर है वो सुई को धागा प्रदान करता है। जैसे ही सुई एक टाका पूर्ण करती है, टेकअप लीवर उसे और धागा प्रदान कर देता है, जिससे कि आगे वो सिलाई कर सके। यह एक स्टम स्तर पर सुई धागा तनाव को विनियमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेकअप लीवर का उपयोग काहे के लिए किया जाता है, जो सुई में जो धागा होता है उसे हम आसानी से सुई को वो धागा दे सके और कपड़ा आसानी से सिला जा सके। इसके बाद है आपका प्रेशर पैर। इसका उपयोग शीर्ष जो है पैर, प्रेशर पैर, तो इसका उपयोग करा जाता है। इसका उपयोग शीर्ष काउंटर से फीड कुत्ते को कपड़े को करने के लिए किया जाता है। जो फिट डॉग इसको इंग्लिश में वैसे फिट डॉग कहा जाता है ना। इसका उपयोग जो प्रेशर पैर है इसको फिट डॉग कहा जाता है। इसका उपयोग कपड़े को जकड़ने के लिए, यानी कपड़े को पकड़ने के लिए दबा के, जैसे जो डॉग होता है वो अपने माउथ में दोनों दांतों के बीच में कैसे किसी भी चीज़ को बहुत ही ताकत से दबा के रखता है, उसी तरीके से इसमें जो फिट डॉग होता है वो भी कपड़े को क्या करता है, बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। इसलिए फिट डॉग मशीन के माध्यम से कपड़े को स्थानांतरित कर सकता है। इस सामग्री पर नीचे की ओर दबाव लागू करता है क्योंकि यह सुई के नीचे का हिस्सा होता है। अब आप देख रहे होंगे जो प्रेशर फुट होता है ना, ये जो होता है वो उसके शीर्ष पर होता है। ठीक है, ये जो हमारा प्रेशर फुट है, ये जो हमारा ये प्रेशर फुट है, ये क्या होता है कि कपड़े को दबा के रखता है। जब हम कपड़ा मशीन में लगाते हैं तो हम इस लीवर, ये जो लीवर दिख रहा है आपको, इस लीवर से इसको जो प्रेशर फुट है उसको नीचे कर देते हैं, जिससे कि कपड़ा क्या हो जाता है, दब जाता है और सिलाई करते समय कपड़ा जो है इधर उधर नहीं खसकता और उसके दबाव से कपड़ा आगे सरकते जाता है एक तौर से। ठीक है, उसके बाद है आपका फिट डॉग। अब फिट डॉग क्या होता है, ये जो फिट डॉग है ये होता है हमारा, ये जो मशीन में नीचे दांते लगे होते हैं, ये देखिए आप, ये जो है ना, ये जो आपको जिगजॉग टाइप के दांते दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो ये दांते कपड़े को आगे सरकाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
फिट डॉग एक दांतों जैसा घटक है जो कपड़े को एक सिलाई द्वारा परिवहन करने के लिए प्रेशर पैर के साथ जोड़ता है। अभी जो प्रेशर फूड है इससे दांतों को कपड़े को क्या करता है, जो फिट डॉग है प्रेशर फूड फिट डॉग से कपड़े को जोड़े रखता है, जिससे क्या होता है, यह भी सिलाई आंदोलन को समायोजित करके लंबाई को नियंत्रित करता है। ये भी क्या करता है कि ये जो फिट डॉग होता है हमारा, है ना, ये फिट डॉग की सहायता से हम क्या करते हैं कि कपड़ा जब इसके नीचे रखा होता है और ऊपर से पैर फूड, जो प्रेशर फूड होता है ना, प्रेशर पैर होता है फूड, वो उस कपड़े को दबा के रखता है और इस फिट डॉग के साथ जोड़े रखता है। और जब हम मशीन को चलाते हैं तो क्या होता है कि हमारा कपड़ा इस फिट डॉग की सहायता से आगे बढ़ता है और प्रेशर पैर जो होता है फूड होता है प्रेशर फूड, वो कपड़ों को क्या करता है, दबा के रखता है, जिससे जो हम सिलाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सुविधाजनक बन जाती है और सिलाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद हमारा फिर है थ्रोट प्लेट। थ्रोट प्लेट क्या होती है, थ्रोट प्लेट होती है ये जो आपको एरो का निशान दिख रहा है ना, उस ये जो एरो का निशान दिख रहा है यहाँ पर इसे कहते हैं थ्रोट प्लेट। इसमें सुई के लिए एक छेद होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये यहाँ पे है ना, यहाँ पर एक छोटा सा छेद दिख रहा होगा। इस छेद के माध्यम से सुई जो है ऊपर नीचे होती है, सुई जो है वो ऊपर नीचे होती है और सुई नीचे का धागा आराम से ऊपर ला लेती है और जो ऊपर का धागा होता है उसे बहुत ही आसानी से इस छेद की सहायता से नीचे ले जाती है। इसमें सुई के लिए एक छेद होता है जो बाइबिन आवरण के माध्यम से होता है। गाइड डॉग जो स्थानांतरित करने और सिलाई करने के लिए फिट डॉग के लिए स्लॉट की एक जोड़ी होती है। अब यह एक हटाने योग्य हिस्सा है जो सिलाई मशीन के बाइबिन और नीचे के कवर को कवर करता है। जो ये थॉट प्लेट होती है ये क्या करती है कि इसमें जो एक छेद होता है ना, उस छेद पे क्या होता है कि जब सुई धागा लेके नीचे जाती है तो इसी छेद के माध्यम से सुई धागे को नीचे ले जाती है और उसी छेद के माध्यम से धागे को उस धागे में गांठ करके ऊपर लेके आती है, जिससे सिलाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है प्रेशर फुट लीवर। इसके बाद है प्रेशर फुट लीवर। यह धीरे से फिट कुर्तों के खिलाफ कपड़े पर कोहलू पैर संलग्न करने और बंद करने के लिए किया जाता है। जब यह ऊपर की स्थिति में होता है तो तनाव डिस्क विच्छेदित होता है और इसके विपरीत होता है। जो प्रेशर फुट लीवर होता है ये भी क्या करता है, इससे जो लीवर होता है ये कपड़े के प्रेशर को बनाए रखता है और जो कपड़ा है वो धीरे धीरे आगे सरकता है और जो कपड़े की जो साइड होती है, जो कपड़े हम सिलते हैं उसको बंद करने में भी यह मदद करता है। उसके बाद है स्लाइड प्लेट। स्लाइड प्लेट यह एक प्लास्टिक कवर है जो गंदगी और धूल से बॉबिन मामले को बचाता है। यह एक रबड़ का होता है प्लास्टिक कवर टाइप का होता है जो मशीन के नीचे लगा होता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की गंदगी और धूल बाइबिन के अंदर ना जा सके, मशीन के अंदर ना जाए। यह इस क्षेत्र में किए जाने वाले बाइबिन और अन्य रखरखाव कार्यों को बदलने के लिए सिलाई मशीन के तहत बाइबिन जोन तक पहुंचने के लिए खाली जगह भी होती है। अगर जब हम बाइबिन में केस बाइबिन केस में बाइबिन लगाकर जब हम उसको अंदर डालते हैं तो वहाँ पर एक खाली जगह के लिए भी स्लाइड प्लेट का यूज़ किया जाता है। ये अधिकतर प्लास्टिक कवर की होती है या फिर लोहे टीन की भी बनी होती है, जिससे कि मशीन में किसी भी प्रकार की गंदगी ना जाए, बाइबिन केस इससे ख़राब ना हो धूल मट्टी से और गंदगी इस पे ना बैठे। तो ये मशीन को भी सपोर्ट करती है। दूसरा, आसानी से हम उसके नीचे से हाथ डाल के बाइबिन केस को मशीन में लगा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद होता है बाइबिन केस। अब बाइबिन केस क्या होता है, यह एक जगह है जहाँ बाइबिन को
तय किया जाता है। यह सुई प्लेट के नीचे पाया जाता है। जो सुई प्लेट हमारी जहाँ लगी होती है ना, वहाँ पर। ये है बाइबिन केस। ठीक है, ये बाइबिन केस है। ठीक है, इसमें जो धागे से भरी बाइबिन होती है वो इसमें फिट की जाती है इस केस में, और फिर इसे मशीन के अंदर, जहाँ सुई के नीचे जो प्लेट लगी होती है वहाँ बाइबिन वाइंडर होता है, वहाँ पर हम इसे जाकर फिट कर देते हैं। ठीक है ना। और आमतौर पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है जो सिलाई न करने पर बाइबिन के मामले को कवर करने के लिए ऊपर उठाया ऊपर उठा होता है। अगर अलग अलग सिलाई मशीनों में बाइबिन के मामले विनिमय नहीं होते। अधिकतर देखा जाता है कि जहाँ सुई लगी होती है तो बाइबिन जो होती है, बाइबिन केस, वो सुई के नीचे वाले भाग में ही लगी होती है, जिसको हम बाइबिन केस के माध्यम से मशीन के अंदर लगाते हैं, और जिससे कि जो हमारी सिलाई हम करते हैं उस समय धागा ऊपर पहुंचाने में बहुत अच्छे से मदद करती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा है बाइबिन। यह एक बाइबिन एक छोटा पैकेज है जो नीचे के सिलाई धागे को ढोता है और बाइबिन मामले पर फिट किया जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है बाइबिन। ठीक है ना। इस बाइबिन में धागा भरा जाता है और इस बाइबिन को फिर इस बाइबिन को फिर इस केस के अंदर लगाया जाता है और फिर इसे मशीन में लगाया जाता है, जिसकी सहायता से जो ऊपर का धागा है वो नीचे के धागे को आसानी पूर्वक अपने साथ ले सके और दोनों साथ मिलके एक अच्छी सिलाई का निर्माण कर सके। बाइबिन वाइंडर पर भरे जाते हैं। ये जो बाइबिन है ये कहाँ भरे जाते हैं, मैंने आपको इसके पहले बताया था। ये बाइबिन कहाँ भरे जाते हैं, जो हमारी सुई होती, जो हमारा पहिया होता है ऊपर का, जहाँ से हम मशीन को हाथ से चलाते हैं, वहाँ पर एक पिन होती है जिसमें ये जो आप होल देख रहे हैं ना, ये होल है ना, इस पिन को इस होल को उस पिन में फंसा दिया जाता है और लीवर को टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि सुई ऊपर नीचे नहीं होती, लेकिन इस बाइबिन में धागा आसानी से भर जाता है और थैली जो बाइबिन पर सामान्य रूप से वितरित किया जा सके। और फिर ये एक प्रकार की थैली ही बोल सकते हैं हम, जिसमें धागा भरा होता है और जो ऊपर के धागे को लास्ट में ऊपर के धागे को नीचे का जो ये धागा है सहयोग दे और हमारी सिलाई अच्छे से हो सके। ठीक है, ओके, गुड डे एवरीवन। इसके बाद आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ, जिसमें हमने आपको मशीन के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी दी, मशीन के इतिहास के बारे में बताया, मशीन के प्रकार के बारे में बताया। ठीक है, इसको हम एक बार नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से रिवाइज भी कर लेंगे। आप लोग भी इसे रिवाइज करिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम अगले दिन सिलाई मशीन के जो कार्य है, सिलाई मशीन कैसे काम करती है, सिलाई मशीन किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सिलाई मशीन के जो और टूल्स होते हैं जिसके उपयोग से हम सिलाई हमारी आसान बन जाती है, उन सभी टूल्स के बारे में हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे। ओके, गुड डे।